नमस्कार। YouTube और Facebook चैनल विमर्श में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अशोक सिंह। विमर्श आपके बुनियादी सवालों के लिए व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष का एक मिशन है। इस आंदोलन के भागीदार बनिए। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर इसके संदर्भ में हमें कमेंट कर हमारा मनोबल बढ़ाइए। आज हफ्ता के 15वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाल किले से दिए गए भाषण की हम पड़ताल करेंगे और इस संदर्भ में बात करेंगे कि देश चलेगा काम से या जय श्री राम से। तो प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 7वीं बार तिरंगा फहराया। भारत गौरवान्वित हुआ। लोग खुश हैं क्योंकि राष्ट्रवाद और धर्म की एनेस्थीसिया का ओवरडोज काम कर रहा है। लोग पेट पर गमछा बांधकर भी मोदी मोदी कर रहे हैं। करना भी चाहिए क्योंकि 56 इंच सीने वाला प्रधानमंत्री भारत को पहली बार मिला है। दरअसल राजनीति जब इतिहास की गलियों में उतरती है तो बहुत कीचड़ पैदा करती है। वह अपने तात्कालिक इरादों को इतिहास पर थोपने की कोशिश करती है। राजनीति जब अपना धर्म भूल जाए और धर्म राजनीति का हिस्सा बन जाए तो सब कुछ उलट पुलट हो जाता है और जनता के बुनियादी सवाल नेपथ्य में चले जाते हैं। तो मोदी का जयकारा लगाइए, जोर जोर से लगाइए। हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले? जो नहीं लगाता उसे गरियाइए, धमकाइए, थोपियाइए, परंतु अपने आम सवालों पर थोड़ा सतर्क भी रहिए। देखिए, आपकी आंखों का काजल कोई चुरा रहा है। आपकी आंखों का इलाज करने के बहाने चुराए गए काजल का परिणाम यह है कि आपको दिन को रात और रात को दिन नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के इस बार के 15 अगस्त के भाषण में वायदों का न तो कोई पिटारा था न आंकड़ों की बाजीगरी। चेहरे पर हताशा को छिपाने का प्रयास था। गांव, गरीब, किसान, महामारी, अर्थव्यवस्था की बातें गायब थी। एक लाइन में कोरोना के लिए 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है। महामारी के दंश का पटाक्षेप कर दिया गया। जबकि पिछले भाषण में 3 ट्रिलियन इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन करने के बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। वह सपना 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज तक देने के वायदे में जाकर सिमट गया है। जब 2013 में उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और लाल किले पर जैसे ही उनका भाषण ख़त्म हुआ था, उस वक्त मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात के अहमदाबाद में एक स्टेज पर लाल किले के भाषण को संपन्न होने के आधे घंटे के बाद उन्होंने भाषण दिया और उनके भाषण देने के सभा स्थल के ठीक पीछे एक काठ का लाल किला बनाया गया था प्रतीक के रूप में। और वहाँ से उन्होंने जिन मुद्दों पर मनमोहन सरकार को घेरने की कोशिश की थी वह था चीनी घुसपैठ, महंगाई, पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते हुए दाम, गिरती अर्थव्यवस्था, डॉलर के मुकाबले रुपये का कमज़ोर होना और भ्रष्टाचार। लेकिन आज 2020 में ठीक वही सवाल जैसे मोदी को पीछा करते हुए उनको घेरे हुए है और मोदी के पास इन सवालों के आज कोई जवाब नहीं। अगर आप किसी जवान होते बच्चे के पिता हैं जिसकी पढ़ाई ख़त्म होने वाली है, उसके भविष्य के सपने परवाज करने वाले हैं, तो उसके सपने परवाज करेंगे या नहीं, इस पर भी मंथन कीजिए। आसपास नज़र दौड़ाइए। अपनों के बीच, अपने रिश्तेदारों, अपने मोहल्ले और गलियों में खोजिए 6 साल में कितने नौजवानों को नौकरी मिली, कितनों की उम्र सीमा नौकरी खोजते खोजते पार हो गई। अगर आप युवा हैं, छात्र हैं, तो याद करिए 2011 का अन्ना आंदोलन। गूगल में पढ़िए जेपी आंदोलन जो 1974 में हुआ था। एक 60 साल का बूढ़ा आदमी आकर समाज को झकझोरता है और सत्ता को चुनौती देने के लिए पूरा युवा और छात्र सड़कों पर उतर आता है। मैं किसी पार्टी विशेष का समर्थन और विरोध नहीं कर रहा। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सत्ता तक पहुंचने के लिए वे केवल वोट लेने तक आपके कायल हैं। फिर जिधर मलाई मिलेगी उधर जाने के लिए वे अपनी मर्जी के मालिक हैं। फिर आप क्या करेंगे? क्यों नहीं होता दल बदल पर निर्णायक फैसला, ताकि ऐसा कोई नहीं चाहता। वाकई यह शोध का विषय है कि भूखे नंगे लोगों वाले भारत में 6 साल बाद भी मोदी की मकबूलियत 77% तक जा पहुंची है, जबकि देश में बेरोजगारी, कोरोना, गिरती अर्थव्यवस्था यानी विकास के सभी पैमानों पर देश पिछड़ता जा रहा है।
दरअसल जनता को इतना चूस लिया गया है कि वह अपने जीने को ही विकास समझ बैठा है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए कि जड़ता निश्चेतना की तार्किक परिणति नौ राष्ट्रवाद में हुई, जिसमें किसी दाढ़ी वाले को रोककर जबरन वंदे मातरम कहलवाया जाता है और इनकार करने पर राष्ट्रद्रोही करार कर सरेआम पीटा जाता है। पापड़ खाकर कोरोना भगाने की सलाह भी इसी राष्ट्रवाद का अबौधिक उत्कर्ष है। इसमें राजा के कार्यों, अकार्यों और अपकार्यों का लेखा जोखा मांगना राष्ट्रद्रोह है। कोरोना के कारण युवाओं के हाथ से नौकरी चली जाती है और अंबानी इसी शासनकाल में दुनिया का तीसरा अमीर बन जाता है। इसे पिछले जन्म का कर्म मान लिया जाए, इसमें कोई मोदी क्या कर सकता है। गरीब युवा अपना बेरोजगार होना भूल चुका है, अब उसे धर्म की रक्षा करनी है। प्रजा जिस विकास को अपना कल्याण मान रही है उसमें वह विकास है जिसमें राजा से मंदिर बनवाने और 5 रफाल खरीदकर बिग बॉस साबित करने की सोच है। और जीडीपी का भले ही बुरा हाल क्यों न हो, लोग वो नारा भूल गए हैं कि रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। अब बकौल दुष्यंत कुमार, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। तो ताली बजाइए, थाली बजाइए, दिया जलाइए, लेकिन इन सवालों पर गौर कीजिए। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव निकले तो वेदांता में क्यों भर्ती हुए? उन्हें तो राम की शरण में रहना चाहिए था। वर्तमान सरकार ने न तो एक अस्पताल बनवाए और न ही शिक्षण संस्थान। मोदी सरकार ने 6 वर्षों में भले ही नागरिक सरोकारों से कन्नी काट ली हो, लेकिन देश में भाजपा के 500 कार्यालय का उद्घाटन हुआ, 400 अर्धनिर्मित हैं, प्रत्येक का खर्च 7 करोड़ से 700 करोड़ तक है। इतना पैसा कहाँ से आया? नोटबंदी के बाद पैरेलल इकोनॉमी का केंद्र सत्ता तो नहीं बन गई, क्योंकि आम जन ने तो इन्हें कोई चंदा नहीं दिया। आज़ादी से 2014 तक विदेशी कर्ज 29,500 अरब था। 3 साल में वर्तमान सरकार ने 7,000 अरब कर्ज लिए। गरीबी रेखा के नीचे 30 करोड़ लोग और क्यों चले गए? 6 साल में 300 से अधिक योजनाओं का ऐलान हुआ, परंतु धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता। जो क्यों कार्यपालिका और न्यायपालिका के बड़े नाम भी संसद और विधानसभा पहुंचने को बेताब हैं? वाकई वहाँ कुछ तो है। तो युवा देश में नौजवानों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को अंधेरे सुरंग में ढकेला जा रहा है। एक तरफ पूंजीपति, दूसरी तरफ मजबूर बेरोजगारों की फौज उनके लिए तैयार की जा रही है। जागिए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। आज बस इतना ही। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह।